हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स में चैप्टर है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स का भार, टैक्स की लायबिलिटी। इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएससी। एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? जो टैक्स पे करता है। तो जो इंडिया के अंदर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जो टैक्स का भार है एसएससी पे, वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अंडर दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडिया के अंदर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है किसी भी एसएससी पे, वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एसएससी जो है उसको इनकम इंडिया से भी हो सकती है, उसको इनकम आउटसाइड इंडिया से भी हो सकती है, और उसको इनकम दोनों जगह से हो सकती है, यानी इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी हो सकती है। और एसएससी में आपको ध्यान रखना है कि पर्सन और एसएससी दोनों अलग अलग होते हैं। पर्सन और एसएससी दोनों अलग अलग होते हैं। जो पर्सन है वो जरूरी नहीं है एसएससी हो, बट हाँ एसएससी जो है होगा वो कंफर्म है कि वो पर्सन होगा। एसएससी जो होगा वो पर्सन होगा। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप पर्सन तो हो, यानी आप इंडिविजुअल हो, बट आप एसएससी नहीं हो। एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है, जो कोई इंटरेस्ट पे करता है, कोई पेनल्टी पे करता है, या जिसके ऊपर इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो एसएससी और पर्सन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सन में भी 7 कैटेगरी है: इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी। ये तो मैंने आपको बताया कि पर्सन और एसएससी बिल्कुल अलग अलग है। सारे के सारे जो एसएससी होते हैं वो पर्सन होते हैं, बट सारे पर्सन एसएससी नहीं होते, क्योंकि पर्सन में तो इंडिविजुअल भी आता है, एचयूपी आता है, 7 कैटेगरी है। और पर्सन में इंडिविजुअल यानी आप, तो इंडिविजुअल जिसकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो तो फिर एसएससी होगा ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स ही नहीं पे करेगा, वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है एसएससी पे, वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इस एक्ट के तहत एसएससी को इनकम इंडिया से भी हो सकती है, इंडिया के बाहर से भी हो सकती है, और दोनों जगह से हो सकती है, यानी इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कौन सी इनकम, यानी विच इनकम इज एसेसेबल इन इंडिया, कौन सी इनकम इंडिया में एसेसेबल होगी, यानी कौन सी इनकम इंडिया में एज पर एक्ट निकाली जाएगी और उस पर टैक्स पे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कौन सी इनकम इंडिया में एसेसेबल होगी, टैक्सेबल होगी, इसके लिए जानना होता है हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप हमें बताता है कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। जैसे अगर मैं बात करूं आरओआर, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर कोई पर्सन जो है, कोई जो एसएससी जो है, अगर वो आरओआर है यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होगी। भले ही उसको इंडिया में रिसीव होती है, इंडिया से वो इनकम राइज होती, या कोई बाहर आउटसाइड इंडिया इनकम राइज होती, यानी आरओआर जो होगा वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करेगा। एक होता है आरएनओआर, यानी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। ये अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज होती है, रिसीव होती है, एक्रू होती है, या कोई बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया से है, कोई प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है, तो उस पर टैक्स पे करेगा। एक होता है एनआर, नॉन रेजिडेंट। अगर कोई इनकम उसको इंडिया में रिसीव होती है, इंडिया में अराइज होती है इसकी, तो उस पर एनआर टैक्स पे करता है। तो ये बातें आपको ध्यान करनी है। स्कोप ऑफ इनकम हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज मैं बताऊंगा आपको सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये जो आरओआर, आरएनओआर बताया मैंने, एनआर बताया, ये इसी के बारे में आज बातें होंगी। तो जो टैक्स पेयर होता है, जो एसएससी होता है, वो टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस इन
ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब इंडिया के अंदर क्या रेजिडेंस है, उसका आवास चेक करना है हमें, रेजिडेंस चेक करना है। रेजिडेंस और सिटीजनशिप दोनों डिफरेंट टर्म है, अलग अलग टर्मोलॉजी है। रेजिडेंस जो है वो चेंजेबल होता है, क्योंकि एक इंडियन जो है सिटीजन वो एक ही प्रीवियस ईयर के दौरान वो 2 कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन सिटीजनशिप जो है नॉन चेंजेबल होती है, इसके अपने रूल्स होते हैं। सिटीजनशिप कैसे मिलती है आप लोगों को पता है सभी को। तो रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप दोनों डिफरेंट टर्म है। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन है। इसमें बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर एसएससी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा ROR। उसके बाद रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा RNOR। नॉन रेजिडेंट इसको बोलूंगा NR। अब आगे मैं ये टर्म यूज करूंगा। तो आज देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस हम इंडिविजुअल और HUF का। तो इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल की बात करूं मैं, HUF की बात करूं, तो इंडिविजुअल HUF या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। लेकिन इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट के साथ डीम रेजिडेंट भी होता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल HUF, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं। यानी ROR सिर्फ कौन होगा, या तो इंडिविजुअल या HUF। इसके अलावा अगर फर्म की बात करूं मैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूं मैं, AOP की बात करूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी या लोकल अथॉरिटी की बात करूं मैं, तो ये तो या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। तो बात करते हैं पहले हम इंडिविजुअल HUF की। तो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर रेजिडेंट है तो फिर फर्दर उसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। रेजिडेंट के साथ साथ इंडिविजुअल HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं या फिर RNOR होंगे। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बताया गया कि एक इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट इन इंडिया बनता है, उसमें कुछ कंडीशन डिफाइन कर रखी है। कौन कौन सी है देखते हैं। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है, इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा एक प्रीवियस ईयर के अंदर, इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी यहाँ पे 2 कंडीशन है, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लेता है, कौन, इंडिविजुअल, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। पहली कंडीशन क्या है, टोटल स्टे इन इंडिया, उसका जो टोटल स्टे है इंडिया के अंदर अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने RPY, यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो इसकी जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होगी वो होगी 2023-24। आपको पता है पहले होता है प्रीवियस ईयर, फिर होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मोटा मोटी जिसमें इनकम कमाई जाती है, असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्स पे किया जाता है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। ये बातें आपने इंट्रो में पढ़ी होगी। तो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया बोला जाएगा एक प्रीवियस ईयर के दौरान, अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है 2 बेसिक कंडीशन में से, अगर वो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। पहली कंडीशन टोटल स्टे जो है, टोटल स्टे का मतलब ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली रहे, ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी 2 महीने रहता है साल में, फिर वो कहीं बाहर चला जाता है, फिर आ जाता है, तो कंटिन्यूसली की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टोटल स्टे अगर उसका 182 दिन या उससे ज़्यादा है इंडिया में, एक पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का हमें उसका स्टेटस जानना है, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो उसका स्टे जो है टोटल स्टे वो 182 दिन या उससे ज़्यादा का होता है,
तो उसको बोला जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, टोटल स्टे इंडिया के अंदर 365 दिन या उससे ज्यादा का हो इन फोर प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर है इससे पहले की 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग, यानी इससे पहले की 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे अधिक उसका स्टे रहा हो, एंड यहाँ पे, और एटलीस्ट 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो। अगर ये सेकंड कंडीशन भी अगर पूरी हो जाती है तो भी वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। कहने का मतलब यह है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो जो सेकंड कंडीशन का जो बी पार्ट है, यानी जो सेकंड पार्ट है प्रीवियस ईयर में 60 डेज वाली कंडीशन, ये 60 डेज के एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, कहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है, लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, कोई इंडियन शिप का एज ए क्रू मेंबर है और वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया को छोड़ देता है, यानी इंडिया से बाहर चला जाता है, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया से बाहर जाता है, तो उसका जो स्टे है इंडिया के अंदर वो 182 दिन उससे अधिक देखा जाएगा, ना कि 60 डेज। कहने का मतलब ये है अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है, इंडिया छोड़ता है प्रीवियस ईयर के दौरान एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप या फिर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन का जो सेकंड पार्ट था, यानी 60 डेज के जगह पे क्या काउंट किया जाएगा, 182 दिन या उससे ज़्यादा। यानी मोटा मोटी बोलूँ तो इंडियन सिटीजन जो एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडियन शिप है या कोई पर्पज एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जाता है, उनके लिए ये सेकंड कंडीशन जो है 60 डेज वाली, यानी इसका पार्ट ये हो जाएगा इररिलेवेंट, उसके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि 182 दिन तो पहली कंडीशन ही है, यानी पहली कंडीशन पे अप्लीकेबल हो जाएगी। 182 दिन चेक करेंगे हम, ना कि सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जब कंसिडर इनके लिए होगा ही नहीं तो ये तो ना के बराबर है, तो ये बेसिक कंडीशन ही इन पे लागू हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ऐसा पर्सन जो या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हो, यानी पैदा हुए हो भारत के पार्टीशन से, यानी पार्टीशन से पहले। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आता है विजिट पे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो इस पर्सन की अगर टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है ना, तो इसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया का। लेकिन इस 15 लाख टोटल इनकम में उसकी कोई फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कोई इंडिया के बाहर की इनकम नहीं होनी चाहिए, जो इंडिया से बाहर अर्न होती है उसको अराइज होती है। अगर उसका स्टे पीरियड जो है वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा का है, या फिर प्रीवियस ईयर के पहले यानी प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में अगर वो 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, एंड प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद है डीम रेजिडेंट। ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक इंडिविजुअल जो है वो डीम रेजिडेंट भी होता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन इस 15 लाख टोटल इनकम में उसकी फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, किसी अदर कंट्री में या टेरिटरी में जो जिसका मतलब डोमिसाइल या रेजिडेंस की वजह से या कोई अदर क्राइटेरिया हुआ सेम नेचर का, तो इंडिया में वो क्या बन जाएगा, डीम रेजिडेंट, यानी उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ओनली इंडियन सिटीजन कैन बी डीम रेजिडेंट, यानी सिर्फ इंडियन सिटीजन ही डीम रेजिडेंट होंगे, यानी उनको रेजिडेंट माना जाएगा, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उसको डीम रेजिडेंट नहीं बोला जाता। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। कर लेता हूँ एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बताई मैंने आपको, 2 बेसिक कंडीशन होती है, या तो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, या फिर सेकेंड कंडीशन क्या है कि
फॉर प्रेसिडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन या उससे अधिक रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। इसके एक्सेप्शन बताए मैंने आपको कि 60 डेज 182 दिन कब बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, उसकी 15 लाख से अधिक इनकम है, तो वहाँ पर 182 दिन ना होकर 120 दिन हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी है। फिर अब बात करते हैं हम एडिशनल कंडीशन की कि एक रेजिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होता है। तो ROR यानी रेजिडेंट तो हो गया, वो बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। 2 एडिशनल कंडीशन होती है। अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है दोनों एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत, तो एक रेजिडेंट जो है वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी। तो उसको बोलेंगे ROR। तो एक रेजिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो 10 प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर अगर 22-23 है तो इससे पहले की 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट के स्टेटस में रहा हो, यानी उसने बेसिक कंडीशन पूरी की हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होगी, यानी अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो इससे पहले की 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन या उससे अधिक रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रेजिडेंट तो है क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर रखी है, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रेजिडेंट तो होगा, बट उसको क्या बोलेंगे, RNOR, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इनडायरेक्टली आप इन कंडीशन को ऐसे ही बोल सकते हो। अगर आपसे कोई कहे कि RNOR कैसे डिफाइन करोगे, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल 10 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के पहले की 10 सालों में अगर वो 9 साल अगर नॉन रेजिडेंट रहा है, तो कॉमन सी बात है 9 साल अगर नॉन रेजिडेंट रहा है तो वो रेजिडेंट 1 साल ही रहा है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए रेजिडेंट एडिशनल कंडीशन पूरी होने के लिए। तो अगर इनडायरेक्टली अगर ये बोला जाए कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में रहता है 9 सालों तक आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, या फिर 7 प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो 729 दिन या उससे कम, यानी आपको पता है 730 दिन कम से कम होना चाहिए, तो अगर वो 729 या उससे कम होगा, कॉमन सी बात है वो फिर RNOR है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो एक HUF जो है या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। एक HUF रेजिडेंट कब होता है, अगर उसका बिजनेस जो है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो पूरा या पार्टली इंडिया से है तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो अफेयर्स का है वो पूरा का पूरा अगर बाहर से होता है तो HUF का स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट का। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इंडिविजुअल और HUF ही सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के साथ साथ क्या बनते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ROR कौन बनेगा, या तो बनेगा रेजिडेंट, या तो बनेगा इंडिविजुअल, या बनेगा HUF, बाकी कोई नहीं बनते ROR। तो HUF के अंदर जो कर्ता होता है, जो हेड होता है फैमिली का, यानी जो मैनेज करता है बिजनेस को, मैनेजर कर्ता अगर सेटिस्फाई कर देता है दोनों एडिशनल कंडीशन, कौन सी एडिशनल कंडीशन, ये वाली, तो कर्ता क्या बन जाएगा, यानी HUF जो है, HUF का जो कर्ता होगा वो रेजिडेंट के साथ क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको, ये वाली। ओके, थैंक यू।